हेलो क्लास 10th अनाइस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे एमसीक्यूज़, और अब मैं क्लाइमेट के लेकर आया हूं। और जिस भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इस समय हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब ये भी रहेगा कि भाई हाँ सारे के सारे क्वेश्चन और सारे चैप्टर हम साथ साथ में सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी क्लास का देख रहा हो, ठीक है। आप लोगों का काम है बस वीडियो को देखना और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है क्लाइमेट, जिसे हिंदी में जलवायु कहते हैं। और जो ये जलवायु है ना, ये बहुत टफ चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि थोड़े लाइक साइंस के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ा टफ बन जाता है आप लोगों के लिए जो साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन क्लाइमेट प्रोवाइडेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, ठीक है। सो आंसर के साथ है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और मैंने कहा था कि आजकल आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी पीडीएफ दिखेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में है, यहाँ तक कि ऑप्शन भी, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे सामने मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन, बताइए, ठीक है। तो आप टाइम ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच के फिर वीडियो को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि देखो लाइव तो आप देख नहीं रहे, जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप बाद में देख रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन के बाद ना अपना पॉज करके पहले माइंड में रख लीजिए कि ये वाला आंसर होगा, फिर आप देखिए कि कितने आंसर आपके सही होते हैं और कितने आंसर आप लोगों के गलत होते हैं, ठीक है। चलिए, सो जो इसका आंसर है देखते हैं हम क्या है आंसर, और आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस से ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन के लिए। मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, ओजोन लेयर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। वीडियो छोटी रखूँगा, रीज़न उसके पीछे इसलिए है क्योंकि बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं है पूरी, और व्यूज़ गिरेंगे तो यूट्यूब जाहिर सी बात है मुझे कंटेंट चेंज करने के लिए बोल देगा। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब लाइक इतने क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँगा जिसमें आपको बोरियत फील हो। 10 से 12 मिनट की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी ये वाली, ठीक है। चलिए, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इनमें से क्या एक परिणाम है। तो ऑप्शन है हमारे सामने डिक्रीज सी लेवल, इंक्रीज आइस शीट थिकनेस, मोर फ्रिक्वेंट हीट वेव्स, मोर स्टेबल वेदर पैटर्न। और हिंदी में बोलूँ तो समुद्र स्तर में कमी, बर्फ़ की चादर की मोटाई में वृद्धि, अधिक बार हीट वेव्स या फिर अधिक स्थिर मौसम पैटर्न, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी पॉज करके देख लिया होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, अधिक बार हीट वेव्स के कारण हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये है सी, ठीक है, ये एक परिणाम है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी। चलिए, देन आता है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ओशियन एक्सिडिफिकेशन, ठीक है, यानी कि सागर की अम्लीयता का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन है इंक्रीज सैलिनिटी, बी है ऑप्शन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर सी हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हायर टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो बढ़ी हुई खारापन, अत्यधिक पोषक तत्व, ऑप्शन सी उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर, या ऑप्शन डी उच्च तापमान, ठीक है। चलिए, सो इसका आंसर आप लोगों ने माइंड में रख लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो इसका आंसर है हमारे सामने उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है जब वो बढ़ता है तो सागर की अम्लीयता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर सी हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फोर्थ, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है।
सो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, या फिर कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ऑप्शन है इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और रूस। एक बार फिर से बोल दूं, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट या फिर रसिया, कौन है। देखिए, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो फिर से कह रहा हूँ, ये पीडीएफ बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ तक कि इसके आंसर्स भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके आंसर भी हैं, ठीक है। तो आप अगर ये पीडीएफ भी बाद में देख रहे हैं मेरे लेक्चर के बाद, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। फिर से कह रहा हूँ, एक पीडीएफ को बनाने में कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 था, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। और इसका ऑप्शन मैंने बताया इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट या फिर रसिया। सो हम सभी जानते हैं, मैंने उम्मीद किया कि आप लोगों ने इसका आंसर पहले लिख लिया होगा। चलिए, तो आंसर देखते हैं, और आंसर है हमारे सामने चीन। चीन इस समय जिस तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, हम सब जानते हैं कि चीन आने वाले समय में 2030-2035 तक इंडिया को तो ऑलरेडी पछाड़ चुका है, आप जानते हैं एशिया के मामले में, ठीक है। और अगर वर्ल्ड के नंबर 1 पे भी चला जाए तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। ये हम सब जानते हैं कि भाई चाइना जो है इस समय सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री में से एक चल रहा है, ठीक है। हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है और उसके बावजूद भी चाइना दुनिया की टॉप 5 इकनॉमी में अपना नाम रखता है, ठीक है। तो चाइना सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है इस समय, ठीक है। चीन, चाइना, ठीक है। तो चाइना इस समय सबसे ज़्यादा उत्सर्जक करता है, यानी ग्रीन हाउस का सबसे ज़्यादा यूज़ यही करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, ठीक है। चलिए, तो 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ लॉन्ग चेंज इन अर्थ क्लाइमेट, यानी पृथ्वी के मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन के लिए क्या शब्द है। यानी दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या शब्द यूज़ किया गया। तो ऑप्शन है मौसम, मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन या मौसमी विविधता, हिंदी में यह है, और इंग्लिश में है वेदर, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंज या फिर सीजनल वेरिएशन, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस कई बार पूछ लेता है। तो वेदर तो वो होता है जो कि लाइक 6 महीने 3 महीने में बदल सकता है, और वेदर रोज़ भी बदल सकता है। जैसे अभी बरसात का मौसम हो रहा तो बरसात हो रही होगी, ठीक है, कुछ देर बाद धूप हो सकती है, तो ये वेदर कहलाता है। मगर क्लाइमेट क्या होता है, ये क्लाइमेट जो है वो पूरे एक जोग्राफी को डिफाइन करता है, यानी कि पूरे एक भारत को डिफाइन करेगा, पूरे रसिया को डिफाइन करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का, वहाँ का जलवायु कैसा है, जल और वायु का कैसा है वहाँ का, ठीक है, जो इतनी जल्दी बदलती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है हमारे सामने, पृथ्वी के मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन के लिए शब्द जो है वो जलवायु परिवर्तन है। ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है कि परिवर्तन का नाम दिया तो जलवायु परिवर्तन पे ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो 6th क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते ओके। तो विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, यानी वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को शामिल करती है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। अगर आप लोगों ने 8th क्लास की बुक देखी हो ना, तो 8th क्लास की आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है शायद, ठीक है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा क्लाइमेट में, ठीक। तो 7th वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है ये चैप्टर, ये PDF जो चल रही है ना, वो 7th वालों के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। अगर कोई 7th वाला देख रहा है तो आपके लिए भी बेस्ट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, विच phenomenon is characterized by an unusually warm ocean current in the central and eastern tropical Pacific, कौन सी घटना केंद्रीय और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत में असामान्य रूप से गर्म समुद्री धारा द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो ऑप्शन है अल नीनो, ऑप्शन बी है अल नीनो, ऑप्शन ए है ला नीनो, ऑप्शन सी है द जेट स्ट्रीम या ऑप्शन डी द गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तुक्का मार दिया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। जब मुझे को टफ लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी तुक्का ही मारा होगा। तो इसका आंसर है हमारे सामने, और ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है, एल नीनो। क्या है ना, दोनों सेम दिख रहे हैं ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी एल नीनो है। ला नीनो कोई शब्द ही नहीं होता, बस हाँ डिफरेंस ये है कि परेशान करने के लिए दोनों चीज़ डाल देंगे, मगर आपको ऑप्शन नंबर बी रखना है, एल नीनो। क्या लिखना, एल नीनो, ठीक है। चलिए, तो 8th क्वेश्चन पे आ गए। 8th क्वेश्चन है हमारे सामने, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कौन सी गैस इसमें रिलीज करती है डिफॉरेस्टेशन को और कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को, यानी वृक्षों की कटाई से कौन सा गैस रिलीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। सो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन,
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पीडीएफ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में कलरफुल पीडीएफ है और आंसर भी कलरफुल है, तो जाहिर सी बात है आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे बाद में भी तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि कलरफुल चीज़ें हमेशा आंखों में छप जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, और ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, जिसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वृक्षों की कटाई से गैस रिलीज होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और ऊपर भी हमने पढ़ाया था कि किस तरीके से ओजोन लेयर बर्बाद हो रही है, वो भी एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलो अगर आंसर गलती से दिख गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हार्नेसेस पावर फ्रॉम सनलाइट, कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, कौन सा एक रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या फिर बायोमास। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, उन्होंने अगर आंसर देख लिया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है उनको भी वैसे ही पता है उनको कि सोलर एनर्जी जो है ना, सोलर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि नाम से पता चला सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। यहाँ पे सूर्य देखो, यहाँ पे पूछा है सूर्य के प्रकाश और यहाँ पे लिखा है सौर ऊर्जा, तो दोनों में आपको पता है ये सूर्य आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। 9th, चलिए तो 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सौर ऊर्जा देखो ऑप्शन में है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी लोग लिखा हुआ है कि कौन सा क्षेत्र वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा योगदान किसका है, किस क्षेत्र का है वैश्विक ग्रीन हाउस को बढ़ाने में। तो परिवहन है, कृषि है, उद्योग है या आवासीय है। इंग्लिश में बोलूँ तो ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या रेजिडेंशियल। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने। पॉज करके आप खुद देख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ कि पॉज करके आप अपने आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा। तो आंसर है उद्योग। ठीक है, हम सब जानते हैं इस समय इतना उद्योग किया जा रहा है, इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारण बन रही है ग्रीन हाउस को, क्योंकि उससे निकलने वाला पानी, उससे निकलने वाला नॉइस, उससे निकलने वाला पोल्यूट वायु, एयर वगैरह जो है, ये सब कहीं ना कहीं मेन कारण बन जाता है हमारे यहाँ ग्रीन हाउस को परेशान करने के लिए। 11th क्वेश्चन है हमारे सामने। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया। तो पहला है ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है शहरी गर्मी का द्वीप, ऑप्शन नंबर डी है जलवायु विविधता। चलिए तो आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पृथ्वी के औसत तापमान को धीरे धीरे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, चलिए सो 12th क्वेश्चन की तरफ है, और 12th क्वेश्चन नहीं देख पाए आंसर आप लोग, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट डज द पेरिस एग्रीमेंट एम टू लिमिट, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो था, पेरिस समझौता जो था, उसे किस समिति के किससे सीमित करने का लक्ष्य रखा था। तो ऑप्शन है कि वायु प्रदूषण को सीमित करने के लिए लक्ष्य रखा था, या ग्रीन हाउस को गैसों का उत्सर्जन, या फिर वृक्षों की कटाई या समुद्री प्रदूषण। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, रख लिया होगा, और मैंने कहा पॉज कर लिया होगा, पॉज करके देख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने। टंग 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 टंग। ओके, तो अभी हम ऊपर से नीचे तक यही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता है, और यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉर्निंग इज विच इज़ अ नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। हिंदी में बोलूँ तो जलवायु विविधता का एक प्राकृतिक कारण क्या है। तो ऑप्शन है वोल्केनिक यूरोप्शन, फॉसिल फ्यूल कॉम्बशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस या डिफॉरेस्टेशन। या हिंदी में बोलूँ तो ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन की दहन, औद्योगिक उत्सर्जन या वृक्षों की कटाई। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1 एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है ना, उसके कारण जलवायु विविधता देखने को मिलता है। ये प्राकृतिक कारण है, ये प्राकृतिक कारण है। बाकी 3 कारण जो है ना
वो मानव के द्वारा, यानी कि वृक्ष जो है वो मानव खुद काटता है। औद्योगिक चीज़ों का भी मानव खुद यूज़ करता है। जीवाश्म ईंधन का दहन भी हम लोग करते हैं। बस ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कौन करता है, वो पृथ्वी मतलब वो नेचर खुद करता है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन जितने भी थे। मैंने कहा था वीडियो बड़ी नहीं होगी, भले ही हम क्वेश्चन को कम कर दें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। अगर वीडियो बड़ी हो जाए 25 मिनट 30 मिनट की, ठीक है, तो मैंने सोचा चलो छोटी वीडियो बनाते हैं, कम से कम छोटी वीडियो तो सारे देखेंगे। ठीक है, बड़ी वीडियो बनाओ तो 50 लोग 40 लोग देखते हैं, छोटी वीडियो बनाओ तो 150 लोग 200 लोग, तो ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए मुझे छोटा तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी संडे वाले दिन हमारी एक बड़ी वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इशू है, तो आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी अक्टूबर में आने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो तो बताइएगा, और अगर कुछ नया लाना हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।